नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 यानी कि चैप्टर सॉल्यूशन। वैसे तो मैं इसके 5-7 क्लास अपलोड कर चुका हूं पहले, लेकिन वो सिंपल बोर्ड पे थी। आज हम डिजिटल बोर्ड पर फिर से पहला लेक्चर, पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा विलियन यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सामान्य मतलब है घोल। किसी भी चीज का जब हम घोल बनाते हैं, दो चीजों को मिक्स करके आपस के, तो उसे हम सॉल्यूशन यानी कि विलियन कहते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो पहले हम पढ़ेंगे विलियन के प्रकार, कितने प्रकार के विलियन होते हैं, विलियन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है ये पढ़ेंगे। फिर विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब क्या होता है, किस प्रकार निकलते हैं वो पढ़ेंगे। अणु संख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान क्या होता है ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा, सबसे पहले जो हम पर 11वीं से पढ़ते आ रहे, छोटी सी बेसिक चीज पढ़ते हैं। क्या है? मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिश्रण का मतलब है दो चीजों को आपस में मिक्स करना। दो तीन कितनी भी हो, दो या दो से अधिक चीजों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। अंग्रेजी में कहते हैं उनसे मिक्सचर। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में एक शब्द है सम प्लस अंग। मतलब ये है कि ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंग क्या हो, सम यानी कि समान हो। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंग एक समान हो, कहीं भी अलग तरह का कोई भाग ना हो, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। कुल मिला के बात इतनी सी है, यदि दो चीजों को हम आपस में, दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिक्स करें तो वो इस प्रकार एक दूसरे में घुल मिल जानी चाहिए कि उस घुले हुए घोल को जिस हिस्से में देखो वहां तो एक समान दिखाई दे। ऊपर देखो तो भी एक जैसा, नीचे देखो तो भी एक जैसा, दाएं बाएं सब जगह वो एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे ज्यादा घुला हुआ है, कहीं पे कम घुला हुआ है, ऐसा। तो समांगी मिश्रण क्या है? तो इसका संपूर्ण भाग एक समान होता है, अर्थात इसके अवयव दिखाई नहीं देते। उदाहरण, जैसे हमने पानी में डाल दिया नमक। अब जैसे पानी में हम नमक डालेंगे और उसको इसे चम्मच से हिलाएंगे या गर्म करेंगे तो वो नमक पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि बस नीचे नीचे तले वाले में पानी जो है वो खारा हो गया और ऊपर का पानी खारा नहीं हुआ। यानी कि नमक पूरे पानी में फैल जाएगा, बराबर बराबर मात्रा में, कहीं भी ज्यादा कम नहीं रहेगा। पानी में यदि हमने चीनी डाल दी यानी कि शक्कर, तो क्या होगा? गर्म करने के बाद या घुलने के बाद चीनी पूरे पूरे पानी में घुल जाएगी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का पानी मीठा है और नीचे का पानी कम मीठा है, या किसी हिस्से में पानी कम मीठा और किसी हिस्से में ज्यादा मीठा है। ऐसा कभी नहीं होगा। जब चीनी उसमें घुलेगी तो पूरा का पूरा पानी एक समान रूप से सभी जगह बराबर बराबर मीठा होगा। इसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। साथ ही साथ जब चीनी यानी कि शक्कर पानी में घुल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि उसके शक्कर के कण दिखाई दे रहे हैं, वो गायब हो जाएंगे एक तरह से। नमक मिलाएंगे तो वो भी पानी में घुलकर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसके कण, उसके जो अवयव है वो हमें दिखाई नहीं देंगे, पानी में विलुप्त हो जाएंगे। तो इसके जो सभी अवयव है वो दिखाई नहीं देते, मतलब वो घुलकर मिक्स हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी। सम का अपोजिट होता है विषम। सम यानी कि सभी अंग समान, और विषम अंगी का मतलब है जिसके सभी अंग क्या हो, विषम हो, मतलब अलग अलग प्रकार के हो, समान ना हो। तो इसके सभी भाग अलग अलग होते हैं, अर्थात सभी अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मान लो हमने पानी के अंदर रेत मिला दी, अब उस पानी को कितना भी गर्म कर लो, कितना भी हिला लो, वो रेत के जो टुकड़े हैं वो पानी में गलेंगे नहीं, पानी में समाएंगे नहीं। जैसे ही पानी हिलता बंद होगा हम देखेंगे कि वो रेत के टुकड़े पानी की तली में जाके बैठ जाएंगे और दिखाई देने लगेंगे स्पष्ट। यानी कि रेत के कण पानी में घुलेंगे नहीं, भले कितनी भी कोशिश कर लो। तो अब क्या होगा इस स्थिति में? विषमांगी मिश्रण बनेगा, यानी कि रेत के कण पानी के अंदर घुल नहीं पाएंगे, अलग रहेंगे। तो इसके सभी भाग अलग अलग होते हैं, अर्थात इसके सभी अवयव हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। पानी में क्या डाल दी? रेत डाल दी, तो कुछ कण तली में बैठ जाएंगे, पानी को हिलाएंगे तो कुछ ऊपर तैरने लग जाएंगे, ऐसे।
दूसरा उदाहरण है जैसे कि पानी में हमने तेल मिला दिया। आपने देखा होगा यदि पानी के ऊपर हमने तेल डाल दिया, किसी प्रकार का तेल, सिर में लगाने का हो, खाने का हो, सोयाबीन का हो, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कुछ भी हो, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, चमकने लगता है, लाल, पीला, हरा चमकने लगता है और पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे घुमा दो, हिला दो पूरा तेल डाल के, तो थोड़ी देर तो लगता है कि वो मिक्स हो गए, लेकिन होता नहीं। जैसे ही पानी हिलना बंद करता है, वो तेल वापस से ऊपर तैरने लगता है। ज़्यादा मात्रा में तेल डाल दो तो पानी नीचे रह जाता है और तेल उसके ऊपर तैरने लगता है, मोटी परत बन जाती है। ज़्यादा तेल डालेंगे तो पूरी मोटी परत दिखाई देगी। तो पानी और तेल का जो मिश्रण है वो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, यानी कि ऊपर तेल रहता है और पानी नीचे रहता है। एक भाग अलग दिखाई देता है, दूसरा भाग अलग दिखाई देता है। तो जब दो भाग अलग अलग होते हैं या उसके सभी अवयव हमें अलग अलग दिखाई देते हैं तो उसे कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण। पानी और तेल का उदाहरण ले लो, पानी और रेत का उदाहरण, दोनों इसी बात की। अगला है, हाँ, तो अब सॉल्यूशन दो। अभी हमने पढ़ा मिश्रण कि मिश्रण क्या होता है। दो प्रकार के मिश्रण पढ़े, समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंग समान हो। तो देखिए यहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी। सॉल्यूशन या विलयन किसे कहेंगे? वैसे तो सॉल्यूशन या विलयन का मतलब है घोल। जो भी हम घोल बनाते चीजें एक दूसरे में घुल जाए तो वो सॉल्यूशन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के, इसको छोड़ दो इस शब्दों को भी, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा पदार्थ ले लो, उनको आपस में मिक्स कर दो और उनका जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन मिश्रण कैसा होना चाहिए? अभी हमने कितने मिश्रण पढ़े? हमने मिश्रण के दो प्रकार पढ़े। एक तो समांगी मिश्रण जिसमें सभी भाग समान होते दिखाई नहीं देते, और एक पढ़ा विषमांगी मिश्रण। तो कोई भी मिश्रण विलयन तभी कहलाएगा जब कौन सा? समांगी मिश्रण। तो जब समांगी मिश्रण बनेगा तभी उसे हम विलयन कहेंगे। या एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। सिंपल सी बात। दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समांगी मिश्रण बन जाता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। यही बात, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यही असल में विलयन कहलाता है। तो वही बात देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण, पानी के अंदर नमक डाल दो, नमक घुल जाएगा, अभी बताया मैंने। पानी के अंदर चीनी यानी कि शक्कर डाल दो तो उसमें घुल जाएगी, समांगी मिश्रण बन जाएगा। दो से अधिक भी हो सकते हैं। पानी में शक्कर डाल दी और साथ में ऊपर से ग्लूकोज भी डाल दिया, तीन चीजें हो गई, चार हो गई, कितनी भी हो जाओ, बस जो भी हम डाल रहे हैं वो पूरी तरह से पानी में घुल जाना चाहिए। ग्लूकोज जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें देता है, तो उसको हम पानी में घोल के पीते हैं, ये वही ग्लूकोज है। तो ये भी पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी की तली में बैठ गया, आराम से उसको हिलाने से वो पूरी तरह पानी में घुल जाता है। तो ये ग्लूकोज भी किसका उदाहरण है? विलयन का। अब ये तो होगी बेसिक बातें। असल में विलयन में क्या क्या चीजें होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो विलयन बनाने के लिए दो चीजों का रोल है। एक तो वो चीजें जो हम ऊपर से डालते हैं और मिक्स करते हैं, और एक वो चीज होती है जो किसी चीज को अपने अंदर घोलती है। जैसे कि हमने पानी का डिब्बा लिया या पानी का कोई बर्तन लिया, उसके अंदर ऊपर से नमक डाला, तो कितनी चीजें होगी? दो, एक तो पानी और एक नमक। अब कौन जाके घुल गया? नमक जाके घुला। और किसने अपने अंदर घोला? पानी ने। पानी ने नमक को अपने अंदर घोला। तो जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है, अपने अंदर छुपा लेता है, अपने अंदर मिक्स कर लेता है, वो कहलाता है विलायक। और यह हमेशा अधिक मात्रा में रहता है, जैसे कि पानी अभी हमने पढ़ा। और जो किसी पानी में किसी भी चीज में जाके घुल जाता है, जाकर छुप जाता है, मिक्स हो जाता है, उसे कहते हैं विलय। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सोल्यूट और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो जो किसी दूसरी चीज में जाके छुप जाता है, मिक्स हो जाता है, वो होता है विलय। यह हमेशा कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में होता है, जैसे कि नमक। पानी ज्यादा था, उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला, तो ये नमक क्या हो गया? विलय। तो विलय के अंदर, विलायक के अंदर जब हम विलय डालते हैं तो बनता है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन।
तो विलयन में दो चीजें होती है, विलय और विलायक। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को मिक्स करने पर विलयन बनता है। तो ये अधिक मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में होता है। जैसे कि पानी प्लस नमक, तो क्या बनेगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो विलयन बनेगा। और कैसा विलयन बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। समांगी लिख दिया डायरेक्ट मैंने, तो तब जाके विलयन बनता है। तो ये हो गई विलयन के दो फैक्टर, दो घटक। विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो विलायक और एक विलय। आगे देखते हैं विलय, और इनके बारे में कि विलय और विलायक किसे कहेंगे। तो विलय एंड विलायक, विलयन में जो घटक यानी कि जो अवयव, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जो अधिक मात्रा में रहेगा, जैसे कि पानी अधिक मात्रा में था तो वो विलायक है। तो विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि नमक कम मात्रा में था, वो जाके छुप गया उसमें, तो उसे हम कहेंगे विलय। अगला, जैसे कि पानी व नमक के घोल में या पानी व नमक के विलयन में क्या था, पानी क्या था, विलायक, क्योंकि ज्यादा मात्रा में था। और नमक क्या था, विलय, क्योंकि ये कम मात्रा में था। तो ये हो गई विलय और विलय, विलायक और विलयन की कहानी। अगला है विलयन कितने टाइप के होते हैं। तो एक है, देखिए एक अंग से तो विलयन बनेगा नहीं, एक अंगी। एक अंगी विलयन का मतलब है कि जिसमें एक ही चीज है, और यदि एक है तो या तो विलय है या विलायक है, तब तो विलयन बनेगा ही नहीं। विलयन बनने के लिए कम से कम दो चीजों को होना जरूरी है। तो विलयन द्विअंगी हो सकता है, यानी कि दो अंग वाला। दो अंग का मतलब उसमें दो चीजें मिक्स करी, एक पानी था और एक नमक था, दोनों को मिक्स किया। त्रिअंगी विलयन का मतलब है तीन चीजों को आपस में मिक्स करके विलयन बनाया, जैसे कि पानी, नमक और शक्कर, या पानी, नमक, शक्कर और एक और मान लो ग्लूकोज डाल दिया, तो दो या तीन चीजों को मिलाएंगे तो त्रिअंगी विलयन बनेगा। दो चीजों को मिलाकर बनाएंगे तो द्विअंगी विलयन बनेगा। तो द्विअंगी, जिस विलयन में दो घटक या दो अवयव होते हैं हो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे कि पानी प्लस नमक, इनका दोनों का बन जाएगा विलयन। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन कौन सा होगा, जिस विलयन में तीन अवयव हो वो होता है त्रिअंगी विलयन। जैसे पानी प्लस नमक प्लस ग्लूकोज, तीन चीजों को मिला दिया तो त्रिअंगी विलयन बन गया। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, बायो, हिंदी और अंग्रेजी पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी आपके यार दोस्त हो उनको बोलिए, उनको भी अपने साथ जोड़िए, और जो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो वो साइंस स्ट्रीम में हो तो उनको इनवाइट कीजिए और आप खुद भी पढ़िए। जितने भी नोट्स हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका नाम और लिंक भी मैं आपको लास्ट टाइम बता दूंगा। या आज शायद तो रेडी नहीं पूरी तरह से, जब अगली क्लास आएगी तो उसमें आपको पूरा इसका डाटा दे दूंगा कि चैनल, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, और वहाँ पे आपको पूरे पीडीएफ सभी क्लासेस के, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सबके पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। रेडीमेड नोट्स, आपको लिखने की या स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए विलयन के प्रकार। तो एक तो अभी हमने पढ़ा कि विलयन कितने अंग, कितने टाइप, तो एक द्विअंगी और एक त्रिअंगी। और भी विलयन के प्रकार यदि हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कौन कौन से होंगे। तो विलयन का पहला प्रकार है अवयव की मात्रा के आधार पर। अलग अलग चीजों के आधार पर विलयन के अलग अलग प्रकार हैं। तीन आधार है, तीन आधार पर अलग अलग प्रकार के कई सारे। तो पहले हम पढ़ेंगे अवयव की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो अवयव की मात्रा का मतलब है अवयव क्या है, एक विलय और एक विलायक, इनकी दोनों की कितनी कितनी मात्रा है, इसके आधार पर विलयन कितने प्रकार का है ये देखेंगे। तो अवयव की मात्रा के आधार पर पहला है तनु विलयन। तनु का मतलब होता है पतला होना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी है, उसमें 1 चम्मच भर के थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया, या आधी चम्मच डाला मान लो, तो पानी पे क्या असर होगा, ना के बराबर, बहुत कम पानी खारा हो पाएगा। या थोड़ी सी शक्कर डाल दी उसमें तो पानी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
हल्का सा पानी मीठा होगा, या पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया, बिल्कुल चुन्ना सा, इतना सा। तो मतलब पानी के मुकाबले जो विलय हमने ऊपर से डाला वो बहुत कम था। विलायक यानी कि जो पानी था वो ज़्यादा था, और जो ऊपर से जो विलय हमने मिक्स किया वो बहुत कम मात्रा में था। तो जब बहुत कम मात्रा में हम ऊपर से विलय डालते हैं विलायक के अंदर, तब जाके जो विलयन बनता है वो बहुत पतला विलयन होता है, मतलब बहुत कम प्रभाव डालने वाला। तो जब बहुत पतला विलयन होता है तो उसे हम कहते हैं तनु विलयन। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। मैंने मेन हेडिंग लिख दी है, बाकी चीजें आप आपके मन से लिख सकते हो या याद भी कर सकते हो। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच भर के क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो पानी में कितना फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हल्का सा, कोई पानी ज्यादा खारा नहीं होगा, तो वो कहलाएगा तनु विलयन। तो अब पानी क्या है यहाँ पे, विलायक, और नमक क्या होगा, विलय। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तनु। यहां पे बनेगा तनु विलयन। अगला देखते हैं। अगला है सांद्र विलयन, कंसेंट्रेट सॉल्यूशन। तो जिस विलयन में, अब यदि हमने विलयन में कोई विलायक था, विलायक के अंदर हमने विलय डाला बहुत थोड़ा सा, तो तनु विलयन। उसी विलायक में यदि हम विलय थोड़ा सा ना डाल के थोड़ा ज्यादा डाल दें, थोड़ा बढ़ा के डालें, तो वो कहलाएगा सांद्र विलयन। जैसे कि 2 लीटर पानी है, उसमें 1 चम्मच की जगह हमने कितना डाल दिया, 1 किलो नमक डाल दिया। 1 किलो नमक डाल दिया, 10 चम्मच डाल दिया, 20 चम्मच डाल दिया, किसे बोल। तो अब क्या होगा, अब पानी ज्यादा खारा हो जाएगा, या ज्यादा शक्कर डाल दो तो पानी ज्यादा मीठा हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज डाल दो तो उसका ज्यादा असर दिखाएगा वो। तो जब हम किसी विलायक के अंदर विलय की मात्रा को थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं तो वो विलयन कहलाता है सांद्र विलयन, यानी कि कंसेंट्रेट सॉल्यूशन। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। उदाहरण, उसी 2 लीटर पानी में हमने क्या डाल दिया, पहले 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डाला था थोड़ा सा, और अब उसी 2 लीटर पानी में हमने 1 किलो नमक डाल दिया, यानी कि अब वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। पहले तो पतला था, अब ज्यादा नमक डाल दिया तो वो उतना पतला नहीं रहेगा, उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, थोड़ा वो कठोर होने लगेगा, तो वो कहलाएगा सांद्र विलयन। अगला है संतृप्त विलयन। देखिए ये क्या है, आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे रामायण में, महाभारत में, या अक्सर क्या भाई साहब, कोई लोग खाना खा रहे हैं, कोई साधु महात्मा या कोई लोग भोजन कर रहे हैं, और वह कहते हैं कि हम अब बस खा खा कर तृप्त हो गए। तृप्त हो गए मतलब पेट भर गया, बस अब और नहीं खा सकते, पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, पूरी तरह से तृप्त हो गए, मतलब कहने का कि अब पेट में जगह नहीं बची। या कोई किसी के अच्छे काम से तृप्त हो जाता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हम आपके काम से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत तृप्त हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। तो जब व्यक्ति जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतनी चीजें उसे मिल जाए तो उसे हम कहते हैं तृप्त होना। जैसे कि बहुत प्यासा हो और उसे पर्याप्त पानी मिल जाए तो यानी कि उसकी प्यास मिट गई, वो पानी से तृप्त हो गया। कोई भूखा हो और उसे पर्याप्त भोजन मिल जाए पेट भर के तो यानी कि वो भोजन से तृप्त हो गया। उसी प्रकार ये तृप्त शब्द से बना है संतृप्त, सेम मतलब है इसका। किसी भी विलयन के अंदर किसी विलायक लिया, पानी है मान लो, और उसके अंदर इतना नमक डालो, इतना नमक डालो, इतना नमक डालो कि पानी बचे ही ना, विलयन जो विलायक है वो पूरी तरह से तृप्त हो जाए, और वो बोलते कि भाई साहब बस अब और नमक मत डालना ऊपर से, अन्यथा मैं अपने इसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाऊंगा, अपने अंदर घोल नहीं पाऊंगा। बस ये मतलब है। जैसे इंसान खा खा कर तृप्त हो जाता है और अंदर नहीं खा सकता और नहीं पेट में ले सकता, उसी प्रकार जब विलायक के अंदर हम विलय मिलाते हैं
और वो विलय को घोल घोल के तृप्त हो जाता है और कह जाता है कि अब भाई साहब रहने दो, तो मैं अपने अंदर इसको मिक्स नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये मिक्स नहीं हो पाएगा। उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, ऐसे विलयन को। इसकी 2-3 परिभाषाएं देखिए। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कि ऐसा विलयन लिया जिसके अंदर हमने जो विलय मिलाया था उसकी मात्रा अधिकतम है, बस मैक्सिमम हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा और वो विलयन बनेगा ही नहीं, वो दोनों आपस में बिखरने लगेंगे और बिखरेंगे नहीं तो वो समांगी मिश्रण नहीं होगा, और समांगी मिश्रण नहीं बनेगा तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, विलयन नहीं कहलाएगा। तो यही बात है कि ऐसा विलयन कि जिसके अंदर विलय की मात्रा अधिकतम से अधिकतम हो, बस इससे अधिक नहीं हो सकती, तो अधिकतम होती है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है इसकी? वैसे जब परीक्षा में पूछा जाए तो आपको एक परिभाषा लिखनी जो भी याद रह जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है कि आप कम से कम आपको तीनों परिभाषाएं याद रखें। जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को न घोला जा सके, यही बात जो मैंने आपको बताई कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय घोलते जा रहे और घोलते घोलते उस पोजीशन पे पहुंच गए कि बस अब और नहीं घोला जा सकता, अन्यथा विलयन बनेगा ही नहीं। तो जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को न घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। या एक और परिभाषा क्या हो सकती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, समझने लायक। देखिए क्या होता है, अभी इसको मत पढ़ना है, सुनो अभी ध्यान से। जब हम किसी विलयन में या किसी विलायक, एक ही बात है, ऊपर से नमक डाले जा रहे हैं, नमक घुलता जा रहा है। असल में क्या होता है कि जैसे ही नमक डाला हमने तो कोई तुरंत तो घुल नहीं गया, वो नमक जाके उसकी तली में बैठता जाता है और फिर धीरे धीरे घुलता रहता है। तो जब वो धीरे धीरे घुलता रहता है, अब परिभाषा को देखिए, पानी में हमने नमक डाला, पानी में नमक घुला हुआ, वो उसमें घुला जा रहा है। हाँ, तो जब विलयन में हम विलय डालते जाते हैं और अधिकतम कंडीशन तक वो पहुंच जाता है, वो अपनी मैक्सिमम अवस्था में पहुंच जाता है कि बस अब इससे अधिक नमक नहीं डाल सकते। उस कंडीशन में जाके क्या होता है, हमें ऊपर से दिखता है कि हाँ विलयन बना हुआ है, चीजें एक दूसरे से में मिक्स हो गई पूरी तरह से, लेकिन असल में उसमें क्या होता है, अब अधिकतम मात्रा हो गई या और अधिक विलय को हम नहीं घोल सकते, तो हम वहां जाके रुक जाते हैं कि बस अब और अधिक नहीं घोल सकते। लेकिन जहां पर हम रुकते हैं वहां पे क्या होता है, जो नमक है, जो पानी में घुला हुआ नमक है, वो तेजी से नीचे की तरफ इस तली में बैठने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब, ओवरडोज हो गया, तो वो तेजी से इस तली में बैठने लगता है, जमने लगता है नीचे। किस वेग से? V2, V1 और V2 क्या है ना, वेग ही, वेग कह दो या सिंपल भाषा में इसे हम गति भी कह सकते हैं ना, गति चाल। आपको पता है फिजिक्स में गति चाल अलग होती है, लेकिन ना स्पीड, ये सिंपल भाषा वाली स्पीड है अपनी ये। तो जिस स्पीड से इस पानी के अंदर घुला हुआ नमक नीचे तेजी से जाने लगता है, V2 वेग से ये नीचे की तरफ जाता है, उसी समय जो यहाँ पे नीचे बैठा हुआ होता है नमक, वो वापस से ऊपर की तरफ जाता है और इस पानी में वापस से इस विलयन में घुलने लग जाता है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जो पानी के अंदर नमक घुला हुआ है वो तो तेजी से नीचे की तरफ जाता है और इसकी तली में बैठता है, और जो तली में बैठा हुआ नमक है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि जिस वेग से नीचे की तरफ आकर तली में बैठता है, उसी वेग से तली में बैठा हुआ नमक ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि नीचे आने की गति और ऊपर जाने की गति बराबर होती है। जिस गति से, जिस स्पीड से नमक नीचे बैठ रहा है
उसी गति से नमक जो नीचे बैठा है वो वापस ऊपर उठने लगता है और पानी में मिक्स होने, विलयन में मिक्स होने लगता है। यानी कि दोनों की गति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। इस कारण अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, यदि ये सिर्फ ये ऊपर ना जाए, मान लो है ना, ये ऊपर नहीं जा रहा है, बस ये नीचे ही नीचे बैठे जा रहा है, तो क्या होगा, तली में नमक जम जाएगा और ऊपर पानी पानी छन जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा और नमक नीचे बैठ जाएगा। तो पानी अलग दिखेगा, नमक अलग दिखेगा, तो क्या वो फिर विलयन होगा? नहीं, फिर वो समांगी मिश्रण होगा ही नहीं। एक अंग अलग दिख रहा है, दूसरा अंग अलग दिख रहा है, फिर तो वो विलयन ही नहीं बनेगा। लेकिन ये नीचे की तरफ आता है जिस गति से, ये नीचे बैठा हुआ उसी गति से ऊपर भी जाता है। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है और ये मिक्स होता रहता है और हमें दिखाई नहीं देता। दिखने में ऐसा लगता है कि विलयन पूरी तरह से मिक्स है, समांगी मिश्रण है, और असल में होता भी ऐसा है। यहाँ पे क्या होता है, इस v1 वेग में और इस v2 वेग, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इन दोनों की जो ये घुलने और नीचे बैठने की अवस्था है ये समान हो जाती है। और जब दो अवस्थाओं हमेशा एक दूसरे के समान बनी रहे कि एक नीचे उसी वेग से आ रहा है और उसी वेग से दूसरा ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों का वेग समान है, दोनों की प्रक्रिया समान गति से चल रही है। जब दो प्रक्रिया एक समान रूप से होती हैं तो उसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। अब देखिए, जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था तथा विलयन की इसको लिख लो आप जलीय अवस्था, इसको यहां नहीं लिखना, इसको आपको लिखना है यहां पे, है ना, या एक सेकंड, इसको यहां भी रहने दो, इसको यहां लिखना नहीं यार, वो ठीक था, गड़बड़ हो जाएगी उससे, यहीं लिख लो इसको। तो जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था कौन सी विलय की, ये विलय है नमक और यहाँ आके तली में बैठ गया तो ये ठोस अवस्था में आ गया, तो इस विलयन की ठोस अवस्था। और यहाँ पे जो नमक है वो कौन सी अवस्था में है, जल में घुला हुआ है, उसे हम जलीय अवस्था कहते हैं या द्रव अवस्था भी कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक्वस, एक्वा यानी कि जल और एक्वस यानी कि जलीय अवस्था। इसे हम अंग्रेजी में ए और क्यू से दर्शाते हैं। तो ये वाला विलयन, ये यहाँ पे जो विलय है ये जलीय अवस्था में है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो विलय है ये ठोस अवस्था में, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या कह रहा है सवाल, कि जिस विलयन में जो विलय की ठोस अवस्था ये वाली तथा विलयन की नहीं, हाँ, ठोस अवस्था तथा विलय अवस्था, एक सेकंड रुकिए ना, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, इसको ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई विलयन की ठोस अवस्था तथा विलय की विलयन अवस्था। विलयन अवस्था कह दो, जलीय अवस्था कह दो या द्रव अवस्था कह दो, एक ही बात है। विलयन अवस्था मतलब वो विलयन के रूप में घुला हुआ है, तो ये ठोस अवस्था और यहाँ पे घुला हुआ विलयन अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के बीच साम्य हो तो उसे भी हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इस चीज को एक बार और देखिए, क्या है इसकी विशेषता, v1 और v2 जो दोनों वेग है वो क्या होना चाहिए, बराबर होंगे। जिस वेग से आएगा उसी वेग से जाएगा, तो दोनों वेग क्या है, बराबर होते हैं। नमक v1 गति से आएगा और नमक v2 गति से वापस, जो ठोस नमक है वो v1 गति से इधर आएगा और जो जलीय नमक है वो v2 गति से वापस उधर जाएगा। v1 v2 देख लेना, उसका कोई किधर भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो दर्शाने के लिए कि इधर ठोस नमक है और इधर जलीय नमक है, ये दोनों एक समान वेग से एक दूसरे में मिक्स होते रहेंगे। इस परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था और विलयन की विलय, जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था तथा उसकी विलयन अवस्था के बीच साम्य हो, मतलब समान हो दोनों, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये इसकी तीन परिभाषाएं हैं। ये परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, यदि परीक्षा पूछी जाए, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है कि कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो हम इसको टिक कर सके कि हाँ साम्य अवस्था होनी चाहिए, और साम्य अवस्था में हमेशा
V1 और V2 दोनों वेग बराबर होते हैं। तो परीक्षा में जब परिभाषा पूछी जाए तो या तो ये लिखनी है या फिर ये लिखनी है, इसको नहीं लिखना है बनते कोशिश, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। और किसी को ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, ये भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखते हैं। तो तनु विलयन हो गया, संतृप्त हो गया, है ना, तनु विलयन, सांद्र विलयन, अभी हमने पढ़ा संतृप्त विलयन। अब संतृप्त, देखिए संतृप्त की परिभाषा क्या पढ़ी, देखिए पहले इसको एक को देखिए। संतृप्त के बाद में अति संतृप्त। देखिए संतृप्त विलयन के बाद में क्या है, अति संतृप्त, शब्द से दिख रहा है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है कि जिसके अंदर और अधिक विलय हम नहीं घोल सकते, अभी हमने पढ़ा। लेकिन उसी संतृप्त को हमने नाम देते हैं अति संतृप्त। मतलब संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड और अति संतृप्त यानी कि सुपर सैचुरेटेड। इस बात का क्या मतलब, तो अभी हमने पढ़ा था संतृप्त विलयन, और क्या पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि संतृप्त विलयन वो होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, संतृप्त विलयन। क्या मतलब था संतृप्त विलयन का, संतृप्त विलयन का मतलब था कि अब और अधिक विलय इसके अंदर नहीं घोला जा सकता, वो संतृप्त कहलाता है। लेकिन यदि फिर भी हम जबरदस्ती और घोले जाएं, भले वो नहीं घुल रहा हो लेकिन और घोले जा रहे हैं और विलय उसके अंदर घोले जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा अति संतृप्त। लेकिन भाई साहब जब घुल नहीं रहा तो फिर कैसे घोल दिया, आप पूछोगे कि जब घुल ही नहीं रहा था, संतृप्त में जाके लिमिट खत्म हो गई थी, तो फिर और कैसे घोल दिया। तो एक सामान्य ताप पर जब हम घोलते हैं, कोई चीज ठंडा है, पानी घोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, घुल गया और अब नहीं घुल रहा है, रुक गए, वो कहलाता संतृप्त। लेकिन उसी संतृप्त विलयन को यदि हम और गर्म करें और उसके अंदर विलय डालते जाएं तो जैसे जैसे वो गर्म होगा उसकी विलयता बढ़ेगी, उसमें और अधिक हम विलय घोल सकते हैं, तो वो कहलाता है अति संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक बात की, स्थिर ताप, संतृप्त विलयन स्थिर ताप का होता है और अति संतृप्त विलयन सामान्य ताप पर नहीं होता है। जब हम संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ाते हैं, सामान्य ताप से उसे स्थिर ताप से उसे ऊपर ले जाते हैं, तब जाके वो विलयन बनता है, तब जाके उसमें विलय घुलता है। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा, मान लो हमने नमक उसके अंदर ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा विलय डाल दिया, अब गर्म था तो वो घुल तो गया गरम, लेकिन जैसे ही उसका तापमान नीचे आएगा वो विलयन अस्थिर हो जाए। स्थिर का मतलब क्या है कि एक बार विलयन बना दिया और वो विलयन ऐसा कैसा बना रहेगा, मतलब अब वो स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही तापमान ठंडा होगा विलयन का, वो जो विलयन हमने बनाया था वो स्थिर नहीं रहेगा, ठंडा होते ही वो जम जाएगा, पत्थर की तरह जम जाएगा या बर्फ की तरह जम जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े होकर वो बिखर जाएगा। यानी कि ये अति संतृप्त विलयन ताप बढ़ाने पर बंद हो जाता है, लेकिन ये सामान्य ताप जैसे ही वापस आता है, सामान्य ताप आता है नीचे, सामान्य ताप पर ये अस्थायी हो जाता है। अस्थायी कह दो, अस्थिर कह दो, अनस्टेबल कह दो, एक ही बात है। तो ये सामान्य ताप पर तो अस्थायी होते हैं, लेकिन जब तापमान बढ़ाते हैं तो बढ़े हुए तापमान पर ये स्थायी जरूर होते हैं या बढ़े हुए तापमान पर ये बन जाते हैं, ऐसे कह दो, एक ही बात है। तो इसका उदाहरण क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, ये चिन्ह होता है तापमान का, ये नीचे लिखा मैंने, ताप को हमने बढ़ाने का चिन्ह लगा दिया। तो सोडियम थायोसल्फेट का जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो बन जाता है अति संतृप्त विलयन। तो ये हो गया अति संतृप्त। तो कितने पढ़ लिए हमने, हमारा हो गया एक तो तनु, फिर हो गया सांद्र, फिर हो गया संतृप्त और है अति संतृप्त, ये इतने हो गए अति संतृप्त। अब अगला देखिए कौन सा है, अगला है असंतृप्त। पहले संतृप्त पढ़ा, संतृप्त का मतलब कि बस बहुत घोल दिया, तृप्त हो गए, अब नहीं घोल सकते। अति संतृप्त मतलब
घुल तो नहीं रहा था लेकिन गर्म किया और घोला तो घुल गया। तापमान ठंडा करेंगे तो वापस बिखर जाए, लेकिन गर्म करके घोल दे तो घुल गया। सामान्य तापमान पर नहीं घुलता। तो ये हो गया अति संतृप्त। अब है असंतृप्त। आपको सबको पता है कि हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं। अ का क्या मतलब होता है? हिंदी के विद्यार्थी हो आप तो आपको इतना तो पता ही होगा कि किसी भी शब्द में जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं, अ नाम का उपसर्ग, तो उसका मतलब होता है नॉट, नो, या नहीं होना या न होना। तो संतृप्त के अंदर हमने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? अ। तो ये हो जाएगा है ना। ये सिर्फ अ का मतलब है, ध्यान रहे। तो संतृप्त विलयन में, संतृप्त में हमने जोड़ दिया अ, तो इसका मतलब हो गया संतृप्त नहीं है। यानी कि यदि कोई विलयन संतृप्त नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर और विलय डाला जा सकता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से थोड़ा सा कम विलय घुला हुआ है और हम चाहें तो उसमें और भी विलय घोल सकते हैं, मतलब वो विलयन संतृप्त नहीं है। या ऐसे कह दो कि संतृप्त विलयन के मुकाबले उसके अंदर थोड़ा कम विलय घुला हुआ है, उसे हम अति संतृप्त कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक है तनु, देखिए एक तो है संतृप्त, एक है तनु और एक है असंतृप्त। देखिए चीजों क्या है। संतृप्त तो वो है कि भाई साहब बहुत डाल दिया, खूब हो गया, अब पेट फट जाए, अब वो नहीं डाल सकते, तो संतृप्त। लेकिन संतृप्त से यदि थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा कम, संतृप्त के मुकाबले यदि थोड़ा सा कम है तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त। और संतृप्त के मुकाबले बहुत ज्यादा ही कम है तो वो तनु, मतलब विलयन में बस थोड़ा सा ही विलय डाला, कोई असर ही नहीं हुआ उसका, तो बहुत पतला रह गया वो, तो वो कहलाता है तनु, तनु विलयन। और संतृप्त से बस थोड़ा सा ही कम है तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। ये है तीनों में फर्क। तो ये तो बस समझाने के लिए है ना, इसका कोई रोल नहीं है, ये रफ है। ये अगला देखिए, तो ये हो गए विलयन के प्रकार। ये विलयन के प्रकार हमने किस आधार पर पढ़े? ये हमने पढ़े अवयव की मात्रा के आधार पर, कि कौन सा अवयव कितनी मात्रा में घुला हुआ है, उसके आधार पर हमने विलयन के प्रकार पढ़े। कितने? 4-5 प्रकार हुआ ना, 5 हो गए। तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त, ये 5 प्रकार हो गए, है ना। ये क्या लिख लो, 5 प्रकार पढ़े हमने। इसको यहां मत लिखो, इसको हम लिखेंगे यहां। कितने प्रकार है? अवयव की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार। अब हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा था अवयव की मात्रा, कि कौन कितनी मात्रा में घुला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अवयव की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है? जो अवस्था हमें दिखाई देती है हमारी भौतिक आंखों से, उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसे कि भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट, भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से जो चीजें दिखाई देती है उनको हम कहते हैं भौतिक, और अवस्था को कहते हैं स्टेट। तो यदि हमें किसी वस्तु की कोई अवस्था दिखाई दे रही है आंखों से, तो वो कहलाएगी उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट कहलाएगी उसकी। तो विलयन के प्रकार हम पढ़ेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अवयव तो कितने हैं? 2 ही अवयव है, एक विलय और एक विलायक। तो इनकी अवस्था के आधार पर कितने टाइप के विलयन बन सकते हैं? देखिए, एक है मान लो विलय और एक है विलायक। यदि हमने मान लो विलय ले लिया ठोस, द्रव या गैस, और विलायक में भी ले लिया ठोस, द्रव, गैस, यानी यह भी लिख दे, समझाऊं देखो। अब यदि मान लो हमने विलय लिया ठोस, हमने मान लो ठोस विलय ले लिया, और यह ठोस विलय को
किसी दूसरे ठोस में मिला दो जो कि विलायक है। तो इस ठोस को यदि हमने ठोस में मिलाएंगे तो इधर वाला को विलेय कहेंगे और इधर वाले को विलायक कहेंगे। तो एक ठोस को यदि दूसरे ठोस में मिलाएंगे तो विलेय बनेगा, इस ठोस को यदि इसमें बनाया तो दूसरा विलेय बन जाएगा, द्रव में मिलाया तो। ठोस को यदि हमने गैस में मिलाया तो तीसरा विलयन बन जाएगा। इस द्रव को यदि हमने इसमें मिलाया तो चौथा बनेगा विलयन। इस द्रव को यदि हमने इसमें मिलाया, द्रव को द्रव में मिलाया तो पांचवा विलयन बन जाएगा। इस द्रव को यदि हमने गैस में मिलाया तो छठा विलयन बन जाएगा। इनको दोनों को बारी बारी से मिक्स किया तो एक को करेंगे तो 3 बार मिक्स होगा, तो 3 इससे बन जाएंगे, 3 इससे बन जाएंगे और 3 इससे बन जाएंगे। कुल 9 विलयन यानी कि कुल 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। तो कुल 9 प्रकार के विलयन होंगे, ये मैं लिख देता हूं, कुल 9 प्रकार होंगे। अब अपन इसको देखते हैं ना, यहाँ पे इसी बात को समझते हैं। ठोस लो, ठोस लिखा 1 2 3 बार, ठोस को कितने बार लिख दिया, 1 2 3 बार लिख दिया। क्यों? क्योंकि तीनों में मिक्स करना है, तो ठोस को 3 बार लिख दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। इस ठोस को पहले ठोस में मिक्स करो, फिर द्रव में मिक्स करो, फिर गैस में मिक्स करो। तो इस ठोस को हमने ठोस में मिक्स किया, द्रव में मिक्स किया और गैस में मिक्स किया। तो हमने पढ़ा कि ठोस है, ठोस को 3 बार लिख दो, 1 2 3 बार। इस ठोस को इनमें तीनों में मिक्स कर दो एक बार। तो ठोस का ठोस में विलयन बनाया, फिर ठोस का ठोस में बना दिया, फिर ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, ये लिख दिया। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन और ठोस का गैस में विलयन, तीनों मिक्स कर दिया। अब देखिए, जब हम ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे कि हमने जस्ता यानी कि जिंक लिया और जिंक में हमने तांबा यानी कि कॉपर मिलाया, तो इसको लिख देता हूं, है ना, जस्ता और तांबा। तो क्या बन जाए, पीतल। पीतल धातु जो बनती है वो जस्ता और कॉपर को मिलाने से बनती है। तो ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। तो ये ठोस का ठोस में घोल हो गया, विलयन हो गया। और ऐसा घोल हो गया कि कहीं ऐसा नहीं लगता है हमें कि यहाँ पे इधर पीतल ज्यादा दिख रहा है, इधर तांबा ज्यादा दिख रहा है, या इधर जिंक ज्यादा दिख रहा है। पूरा एक तरह से मिक्स हो जाता है। जब वो लिक्विड द्रव अवस्था में होता है तभी उसको मिला दिया जाता है। तो ये ठोस का ठोस में एक प्रकार से विलयन हो गया, जिसे हम पीतल कहते हैं। ठोस में यदि हमने द्रव मिला दिया, ठोस जैसे कि ठोस में द्रव यानी कि चीनी ही, और चीनी के अंदर हमने ऊपर से पानी डाल दिया, किसको किसी में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 2 चीजें होने से बात इतनी बड़ी। तो ठोस को और द्रव को मिलाया, तो ठोस है चीनी यानी कि शक्कर और द्रव है पानी, तो दोनों को मिलाएंगे तो घोल बन जाएगा। तो ये ठोस और द्रव का विलयन बन गया। ठोस के अंदर हमने गैस मिला दी तो इसका एक विलयन बन जाएगा। देखिए कैसे, ठोस कौन है, धुआं, और गैस कौन है, हवा। तो आपको पता है हवा तो गैस है। हवा के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी भी गैस है। तो हवा भी क्या कहलाएगी, गैस ही कहलाएगी, क्योंकि गैसों का मिश्रण भी गैस होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में गुड़गुड़ ऐसी होती है कि भाई साहब ये ठोस कौन है, धुआं, और गैस कौन है, हवा। तो हवा गैस है तो समझ में आ गई, लेकिन ये धुआं ठोस कैसे हो गया, ये भी तो गैस ही एक प्रकार से। नहीं, धुआं गैस नहीं है। असल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब वाहन के साइलेंसर जो होता है उससे धुआं निकलता रहता है, तो जहाँ पे धुआं निकलता है वहाँ यदि हम हाथ लगाते हैं तो पूरा वो साइलेंसर अंदर से काला हो जाता है और उसमें काजल बन जाता है। किसी किसी घरों में जो चिमनियाँ जलती है, दीपक जलता है, तो उसकी जो जस्ट ऊपर कोई छत या कोई जगह है तो वो भी पूरी काजल से काली हो जाती है और वहाँ पर वो धुआं जम जाता है काजल के रूप में। मतलब धुएं में जो अणु होते हैं, जो उसके परमाणु, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो असल में बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं, तो वो ठोस होते हैं। तो हवा में बिखरने पे हमें गैस जैसा लगता है, लेकिन असल में गैस होता नहीं है पूरी तरह से, उसके अंदर ठोस के कण भी मौजूद होते हैं। तो धुआं क्या है, ठोस है, और हवा क्या है, गैस, यानी कि ये ठोस का गैस में मिश्रण है। तो ये हो गया ठोस का गैस में मिश्रण, तो ये हो गया इसका विलयन। अगला है
इसको तीनों में मिक्स कर दिया। अब है द्रव, द्रव को तीनों में मिक्स कर दो, तो द्रव को 3 बार लिख दो और इनको तीनों को एक एक बार लिख दो। ठोस लिख दिया, द्रव लिख दिया और गैस लिख दी, तीनों को लिख दिया और द्रव को तीनों मिक्स कर दो। तो द्रव को ठोस में मिक्स करेंगे, द्रव को द्रव में मिक्स करेंगे, द्रव को गैस में मिक्स करेंगे। तो जब हम द्रव को ठोस में मिक्स करेंगे तो कौन सा उदाहरण होगा? द्रव यानी कि पारा और ठोस यानी कि सोना। सोना जो धातु होती है वो ठोस होता है और जो द्रव होता है वो पारा होता है, वो द्रव होता है। पारा क्या होता है? पारा जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर पारा होता है, जो तापमान को मापता है। डॉक्टरों के पास होता है, पारा होता है। कुछ लोग सोने के दांत बनवाते हैं, उसमें अमलगम बनाते हैं, तो उसमें पारा मिक्स करके एक जेली बनाई जाती है उसकी। तो पारा लिक्विड धातु होती है, उसके अंदर सोना ठोस धातु होती है, दोनों को मिक्स कर देते एक जेली बन जाती है। अगला है द्रव में, द्रव को मिक्स करें तो जैसे कि पानी के अंदर एल्कोहल मिला तो पानी भी द्रव और एल्कोहल यानी कि शराब भी द्रव, ये दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं पूरी तरह से और इनका विलयन बन जाता है, समांगी मिश्रण। तो ये हो गया द्रव का द्रव में मिश्रण। अगला है द्रव का गैस में मिश्रण। द्रव यानी कि नमी। आपने देखा होगा जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो हवा में नमी आ जाती है, हवा में ठंडक आ जाती है। किस कारण से? क्योंकि हवा के अंदर नमी मौजूद होती है, पानी के बारीक कण मौजूद होते हैं जिसे हम नमी कहते हैं, और वो होता है पानी, नमी का रूप। या ऐसे कह दो कि जैसे जो अपन मान लो चूल्हे पे कोई पानी या कोई पकवान पक रहा है तो उसमें से क्या निकलती है? भाप निकलती है। वो भाप भी क्या होती है? नमी होती है। और वो भाप निकल के किस में मिक्स हो जाती है? हवा में जाके मिक्स हो जाती है। भाप उठी, ऊपर बर्तन रखा है तो बर्तन की तली पे जाके वो भाप द्रव का रूप ले लेती है, छोटी छोटी बूंद बन जाती है भाप की। बर्तन नहीं रखा है ऊपर तो वो भाप निकलती रहती है नमी के रूप में और जाके हवा में मिक्स हो जाती है। तो यानी कि जो नमी थी, जो भाप थी, वो क्या थी? द्रव, और मिक्स किस में हुई? हवा में जाके। तो हवा क्या है? गैस है। तो ये द्रव का गैस में मिश्रण यानी कि नमी का हवा में मिश्रण, तो इसका ये विलयन बनेगा। अगला देखते हैं, लास्ट कौन बचा है? गैस। अब इस गैस को 3 बार लिख दो और इनमें तीनों में मिक्स कर दो। तो गैस गैस 3 बार लिख दिया और इनको तीनों को लिख दिया, ऐसे ऐसे चिपका दिया, ऐसे उठा के लिख दो। गैस को ठोस में मिलाएंगे, गैस को द्रव में मिलाएंगे, गैस को गैस में मिलाएंगे। कैसे उदाहरण होगा? गैस को ठोस में मिलाना है तो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको मिला सकते हैं हम पैलेडियम धातु में और ये उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, तो इसका विलयन बन जाता है। जो गैस होती है उसको द्रव में मिलाएंगे तो मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और द्रव ले लिया मान लो पानी। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं, पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, सब हो गई, फेंटा हो गई, लिम्का हो गई, स्प्राइट, जो भी, तो इन सारी में क्या होता है? एक तो पानी होता है और उसमें जो बुलबुले बनते हैं, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है, गैस भरी होती है, जिसके कारण वो गैस के बुलबुले पानी में हमें दिखाई देते हैं। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि सोडा वाटर हम पीते हैं उसके अंदर पानी होता है मिक्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। तो ये हो गया गैस का द्रव में, यानी कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव के रूप में पानी रहता है जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन यानी कि विलयन बन जाता है। अगला विलयन होगा गैस को गैस में मिलाना। गैस को गैस में किसे मिलाएंगे? जैसे कि उदाहरण के लिए हवा है। अब हवा का हवा में मिलाएंगे तो ये तो 2 पदार्थ नहीं हुए, लेकिन हवा अपने आप में कितनी चीजों से मिलकर बनी है? हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत मात्रा में और भी गैस होती है। तो हवा क्या है? गैस का गैस में, यानी कि इस गैस का इस गैस में मिश्रण है, या इस गैस का इस गैस में मिश्रण, या तीनों को मिश्रण बोल दो, यानी कि हवा अपने आप में ही गैसों का गैसों में मिश्रण है। तो ये कहलाती है गैस का गैस में मिश्रण वाला विलयन। तो ये हो गए हमारे अवयव की जो भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था ठोस है, द्रव है या गैस है, उस आधार पर हम कितने प्रकार के विलयन बना सकते हैं? तो उस आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। तो ये हो गई विलयन की दूसरी वैरायटी। अगली वैरायटी है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, किसकी भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं हम? विलायक की, जो अपने आप में चीजों को छुपा रहा है, जो चीजों को अपने अंदर समाहित कर रहा है, उसकी अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार होंगे 3। गैसीय विलयन कौन कहलाएगा? यदि किसी विलयन के अंदर जो विलायक है वो गैस अवस्था में हो तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। इसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, और जो विलय है वो कौन सी अवस्था में रहेगा? वो कौन सी भी अवस्था में, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो विलय है वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है, होता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी, गैस भी, किसी भी अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल विलायक यदि गैस अवस्था में है किसी विलयन में तो उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे। यदि विलायक द्रव अवस्था में है तो उसे द्रव विलयन कहेंगे। यदि विलायक ठोस अवस्था में है तो उसे हम ठोस विलयन कहेंगे। जैसे कि द्रव विलयन कौन कहलाएगा? जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में होता है, और विलय ठोस या द्रव या गैस किसी भी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठोस विलयन कौन कहलाता है? जिसके अंदर विलायक ठोस अवस्था में हो और विलय कौन सी भी अवस्था में हो। तीनों की परिभाषा सिंपल है, विलय कोई भी अवस्था में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा इनका नाम है उसी अवस्था में विलायक होना चाहिए। गैसीय विलयन मतलब इसका विलायक गैस अवस्था में होगा, द्रव विलयन मतलब इसका विलायक द्रव अवस्था में होगा, ठोस विलयन मतलब इसका विलायक ठोस अवस्था में होगा। विलय किस अवस्था में हो हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो ये हो गए विलयन के 3 बेसिक स्टैंडर्ड हमने पढ़े। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, पहले पढ़ा अवयव की मात्रा के आधार पर, फिर पढ़ा अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, और फिर पढ़ा लास्ट में हमने विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, 3 प्रकार के। तो यहां तक अपनी गाड़ी आ गई। अगला है ठोस विलयन। ठोस विलयन कौन सा विलयन होता है? तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था? ठोस विलयन। क्या पढ़ा था? ठोस विलयन। मतलब ठोस विलयन की क्या विशेषता है कि इसमें जो विलायक है वो ठोस अवस्था में होता है। अब इसको और डिटेल में पढ़े ठोस विलयन को, तो ये ठोस विलयन आगे चल के फिर 2 प्रकार का होता है। ठोस विलयन एक बार इसकी परिभाषा देख लो, 2 या 2 से अधिक ठोस के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के यदि कोई ठोस पदार्थ हैं और उनको हम मिला दें तो जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन कहलाएगा। तो 2 या 2 से अधिक ठोस का कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए, उसको हम ठोस विलयन कहेंगे। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्रतिस्थापी ठोस विलयन। स्थापी का मतलब होता है स्थापना करना, और प्रतिस्थापी का मतलब है एक को हटाओ और दूर फेंको और उसकी जगह पे दूसरे को स्थापित करो, इसे कहते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि हमने आपने कक्षा 10वीं में गणित में पढ़ी होगी यदि आप। प्रतिस्थापन का क्या मतलब था? हम एक जगह से एक से कमान उठाते थे और उसको दूसरी जगह पुट करते थे, रखते थे, यानी कि एक जगह से उठा के चीजों को दूसरी जगह पर रखना, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापी विधि। तो प्रतिस्थापी ठोस विलयन वो विलयन होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में जाके स्थापित हो जाते हैं या उसमें जाके प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसके कणों को बाहर निकाल देते हैं और खुद जाके उसमें बैठ जाते हैं, इसको कहते हैं प्रतिस्थापी, यानी कि रिप्लेस करना दूसरे को। तो प्रतिस्थापी ठोस विलयन देखिए, क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस वो होते हैं जिनके, क्रिस्टल का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये है कि जिसमें कांच जैसे टुकड़े हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसे हम क्रिस्टली ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टली ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ऐसे विलयन को हम प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। जैसे कि देखिए मान लो कोई विलायक है, ये इसके कण हैं ये इसके अंदर 3 3 6, तो ये से 12 कण है इसमें।
है ना, 12 परमाणु मान लो, तो इसके अंदर जो 12 परमाणु हुई तो ये है विलायक। अब इसके अंदर कोई भी चीज घुली हुई नहीं है, ये कोई ठोस धातु है और ये इसके 12 परमाणु है, इसमें इसके अंदर कोई भी मिक्स नहीं है, पूरा शुद्ध है। अब हमने क्या किया, इसके किसी एक कण को, एक परमाणु को या दो परमाणु को यहां से निकाल दिया, इनको निकाल दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, भगा दिया और इनकी जगह पे किसी दूसरे पदार्थ का कण को लाके रख दिया, किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु को लाके वहां पे स्थापित कर दिया। तो यहां से ए को निकाल दिया, यहां से बी को निकाल दिया और इसकी जगह लाके रख दिया बी। तो ये था विलय। इसके अंदर दूसरी चीज मिक्स कर दी, किसको, बी को मिक्स कर दी, तो ये था विलायक। और बी को हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया तो बी हो गया विलय। क्या बताया था, जो कम मात्रा में होता है वो विलय कहलाता है। तो हमने बी को इसके अंदर डाल दिया लाके, तो बी हो जाएगा विलय और ए था विलायक। तो विलय और विलायक से बन गया विलयन। लेकिन कौन सा विलयन, क्योंकि हमने ए को निकाला है बाहर और उसकी जगह पे बी को स्थापित किया है, ए के ठोस को निकाला और उसकी जगह पे बी ठोस को रखा, बी ठोस को प्रतिस्थापित किया, तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापित ठोस विलयन। अब ये पूरा बन गया प्रतिस्थापित ठोस विलयन, ये हो गया प्रतिस्थापित ठोस विलयन। अगला देखते हैं, अगला इसी का प्रकार है अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाश का मतलब होता है खाली जगह, है ना। एक सेकंड इधर बता दूंगा उसको मैं, है ना, अभी देखते हैं। देखिए अंतराकाशी ठोस विलयन। तो अगला है अंतराकाशी ठोस विलयन। इसका क्या मतलब है, तो देखिए एक शब्द है अंतराकाश, है ना, एक बार बता देता हूं। अंतराकाश का मतलब होता है खाली जगह। इसमें एक शब्द है अंतर प्लस आकाश। आकाश का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह, और अंतर का मतलब होता है उसके बीच की गैप, यानी कि दो चीजों के बीच में जो खाली जगह रहती है उसे हम अंतराकाश कहते हैं। तो अंतराकाश का मतलब होता है खाली जगह। तो अंतराकाशीय ठोस विलयन क्या है, तो इसका मतलब ये है जब भी कोई अणु, परमाणु या कोई पदार्थ होता है तो उसके जो अणु होते हैं, जो उसके जो परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, हर पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गैप होती है, खाली जगह होती है। उस खाली जगह को कहते हैं अंतराकाश या रिक्तियां, स्पेस कह सकते हैं अंग्रेजी में उसे खाली हम। तो यदि उस खाली जगह में कोई विलायक है, विलायक के सारे परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अब उन विलायक के परमाणुओं के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह है, उस खाली जगह के अंदर आके कोई दूसरा परमाणु बैठ जाए, कोई दूसरा पदार्थ आके उस खाली जगह में घुस जाए, तो विलायक तो था पहले से, विलायक के अंदर उस खाली जगह में आके दूसरा विलय बैठ गया, तो विलायक और विलय के मिलने से बन गया विलयन। और विलय कहाँ जाके बैठा था, खाली जगह में जाके बैठा था। तो जब खाली जगह में जाके विलय बैठते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए ये विलायक था ए, इसके सारे परमाणु थे ए। अब यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये खाली जगह, ये खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह है, इस खाली जगह में आके बिठ गया बी, है ना, बी नाम दे दो इसको, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे भी बी आ गया, तो इस खाली जगह में विलय आ गया बी। ये था विलायक, खाली जगह में बी के परमाणु चले गए। इस खाली जगह को या तो रिक्ति कहते हैं या अंतराकाश कहते हैं। तो अब बन गया यह अंतराकाशी ठोस विलयन। उदाहरण टंगस्टन कार्बाइड होता है, वो भी इसी का उदाहरण होता है। तो आज हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो भी यार दोस्त थे उनको भी इनवाइट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में शीघ्र ही। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा।